कुछ लोग 5 साल एक सपना बनाने में लगा देते हैं। मैंने 5 साल एक इंसान बनाने में लगा दिए, सिर्फ ये समझने के लिए कि मैं बस एक भूत था, उस आदमी का चेहरा पहने हुए जिससे वो सच में प्यार करती थी। मैं कोर्टरूम के बीचों बीच खड़ा था। मैंने अपने कफलिंग्स ठीक किए और गहरी सांस ली। आज कोई साधारण दिन नहीं था। मैंने काला टक्सीडो पहना हुआ था, बिल्कुल दूल्हे जैसा। मेरे सहकर्मी मेरे आसपास खड़े फुसफुसा रहे थे, कंधे पर हाथ मार रहे थे। आज वो दिन है, रॉय। सीईओ जेनिफर आखिरकार तुम्हारी होने वाली है, सही? मैं मुस्कुराया, लेकिन मेरा दिल कुछ और ही महसूस कर रहा था। जेनिफर, मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल उस औरत को दे दिए थे। 5 साल पीछे मुड़कर ना देखने के। 5 साल अपने माता पिता की कॉल्स न उठाने के। 5 साल की कुर्बानी। मैंने उसे शून्य से एक साम्राज्य बनाते देखा था। हम उसे स्टार एम्पायर कहते थे। हमारा साम्राज्य। 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा। कोर्टरूम के दरवाजे कराहते हुए खुले और एक वकील बाहर आया, अपनी घड़ी देखते हुए। कोर्ट मैरिज का समय खत्म हो रहा है। अगर आप तैयार नहीं हैं, तो आज के लिए प्रक्रिया बंद की जा रही है। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। मेरी टीम घबराकर कॉल्स करने लगी। जेनिफर, फोन उठाओ। जेनिफर, तुम कहाँ हो? सन्नाटा। तभी टेक लीड, जो जेनिफर के प्राइवेट अकाउंट्स संभालता था, अचानक जम गया। उसने फोन देखा, फिर मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो मेरे पास आया और सचमुच सिर झुका लिया। मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी उसमें। सर। रॉय, क्या हुआ? मैंने पूछा। आवाज शांत थी, लेकिन हाथ कांपने लगे थे। मैडम जेनिफर एयरपोर्ट गई हैं किसी को लेने। उन्होंने ऑफिस भर में नोटिस भेजा है। अभी से आपकी तस्वीरें बिल्डिंग से हटाई जाएंगी। आपके रिश्ते का जिक्र दोबारा नहीं होगा। और नया सीईओ बदल दिया गया है। मैंने उसका फोन झपट लिया। स्क्रीन धुंधली पड़ गई जब मैंने वो संदेश पढ़ा। नया सीईओ मैं नहीं था। वो एक आदमी था, डेविड। मैंने उसकी प्रोफाइल फोटो खोली और मेरा दिल रुक गया। वो बिल्कुल मेरी तरह दिखता था। सब कुछ एक झटके में समझ आ गया। पिछले 5 सालों से मेरा हेयर स्टाइल बदलवाना, वो टैटू जो उसने मुझसे जबरदस्ती बनवाए, वही जिम रूटीन, वही बॉडी वेट। मैं उसका पार्टनर नहीं था। मैं एक रिप्लेसमेंट था, एक जिंदा पुतला, जिसे वो धीरे धीरे तराश रही थी, जब तक असली डेविड वापस नहीं आ गया। मैंने अपने सहकर्मियों की आंखों में दया देखी। उन्हें सब पता था। कंपनी मैंने बनाई थी, मेहनत मैंने की थी, लेकिन उसकी नजरों में मैं सिर्फ एक साया था। मैंने उसका नंबर मिलाया। 1 बार, 2 बार, 4 बार। 5वीं कॉल पर किसी ने फोन उठाया, लेकिन वो जेनिफर नहीं थी। वाह डेविड, तुमने अपना टच नहीं खोया। उसकी सांसों से भरी हंसी बैकग्राउंड में गूंज रही थी। एक आदमी की आवाज आई, जेनिफर, तुम्हारी फिगर पहले से भी बेहतर हो गई है। मेरी नसों में खून बर्फ बन गया। 5 साल मैंने उसे अपनी आत्मा दे दी, और मेरा सूट तक ठीक से सिकुड़ा नहीं था कि वो अपने सच्चे प्यार की बाहों में थी। बोलो, कौन है? डेविड ने फोन में पूछा। फिर मैंने फोन उसके हाथ में जाते सुना। टेक लीड के फोन की स्क्रीन पर उसका नाम चमक रहा था, सेकंडला। मैं हमेशा सोचता था फर्स्ट लव उसके माता पिता होंगे। अब सच समझ आ गया था। सॉरी रॉय। जेनिफर की आवाज ठंडी और पेशेवर थी, जैसे किसी आवारा कुत्ते से बात कर रही हो। मुझे नहीं लगता तुम्हें अब ऑफिस आने की जरूरत है। मैं तुम्हारे अकाउंट में 20 लाख ट्रांसफर कर दूंगी। खुद को आजाद समझो। गुड बाय। क्लिक। लाइन कट गई। उसी पल एक नोटिफिकेशन आया, मेरा इस्तीफा प्रोसेस हो चुका था। मैंने अपने हाथ में पकड़ी अंगूठी को देखा। वो अंगूठी जिसके लिए मैंने पैसे बचाए थे, जो मेरी दुनिया थी, वो मेरी उंगलियों से फिसली और फर्श पर खोखली आवाज के साथ गिर गई। तुम्हारी बॉस ने अभी मुझे अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया। मैंने टीम की तरफ देखकर कहा, अपने सीने में उठती दर्द की चीख को खोखली हंसी से छुपाते हुए। मैं अब तुम्हारा सीनियर नहीं हूं। आज मेरा आखिरी दिन है। मैं उस बिल्डिंग से बिना पीछे देखे निकल गया। आसमान धूसर था, बिल्कुल मेरे सीने के खालीपन जैसा। तभी मैंने उसे देखा। एक और औरत गेट के पास खड़ी थी। दुल्हन का जोड़ा पहना हुआ था, लेकिन वो किसी कफन जैसा लग रहा था। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या तुम भी यहां शादी करने आए थे? उसने पूछा। उसकी आवाज टूटी हुई कांच जैसी तेज थी। तुम्हें क्या? मैंने बड़बड़ाया। मेरा दूल्हा भाग गया। वो एक कदम आगे बढ़ी। अगर चाहो तो मुझसे शादी कर सकते हो। मैंने उसे ऐसे देखा जैसे वो पागल हो। तुम पागल हो क्या? शादी कोई आज करके कल तलाक लेने वाली चीज नहीं है। मुझे तलाक नहीं चाहिए, उसने झुंझलाकर कहा। अगर तुम मेरे वकील बनोगे, तो मैं तुम्हारी बनूंगी। यही कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ या ना?
मेरा दिमाग जेनिफर की हंसी और डेविड के चेहरे के बीच फंसा हुआ था। ठीक है, मैंने सोचा। तुम मुझे फेंकना चाहती हो? देखो मैं कितनी जल्दी आगे बढ़ता हूं। ठीक है, मैंने कहा। हम वापस कोर्ट रूम में गए। हमने कागजों पर साइन किए। मैंने उसका नाम देखा, आयशा खन्ना। उसने मेरा, रॉय सिंघानिया। कुछ पल के लिए हम दोनों रुक गए, जैसे नाम पहचान लिए हों। लेकिन उसने तुरंत नजरें फेर लीं। उसकी आंखों में कोई राज छिपा था। हमने सर्टिफिकेट लिए, एक फोटो ली। प्यार के लिए नहीं, युद्ध के लिए। मैंने अपना फोन निकाला और वो फोटो सीधे स्टार एम्पायर के ग्रुप चैट में डाल दी। नोटिफिकेशन पागलों की तरह फटने लगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। रुको, जेनिफर कहाँ है? क्या रॉय ने सीईओ को धोखा दे दिया? भाई ये गलत है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। मैंने फोन लॉक किया और अपनी नई पत्नी की तरफ देखा। खेल बदल चुका था। मैंने अपने फोन में सेकंड लव नाम को आखिरी बार देखा और डिलीट दबा दिया। कहते हैं बदला ठंडा परोसा जाए तो सबसे अच्छा होता है। लेकिन जब मैंने अपनी पुरानी जिंदगी को सिर्फ एक ग्रुप चैट मैसेज से जलते हुए देखा, मुझे समझ आ गया कि बदला सबसे अच्छा तब लगता है जब वो आग बनकर जल रहा हो। जेनिफर जैक के कंधे पर सिर रखे बैठी थी। उसके चेहरे पर संतुष्टि साफ दिखाई दे रही थी। जैक, तुम अचानक वापस कैसे आ गए? हमें तो 2 साल बाद मिलना था ना। जैक मुस्कुराया। मैं तुम्हें मिस कर रहा था, इसलिए आ गया। क्यों? लगा मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ गया। तुम गए तो थे, उसने उसके जबड़े पर उंगली फेरते हुए कहा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया, जेन। मैं खुद को खोजने गया था। मैं ऐसा रास्ता ढूंढने गया था जिससे हम हमेशा साथ रह सकें। कसम से, पिछले 5 सालों में मैंने किसी दूसरी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया। जेनिफर खिल उठी। इसीलिए मैं तुमसे इतना प्यार करती हूं। दोनों एक दूसरे को चूमने ही वाले थे कि फोन की नोटिफिकेशन बज उठी। फिर दूसरी, फिर तीसरी। जेनिफर का फोन पागलों की तरह वाइब्रेट कर रहा था। उसने झुंझलाकर स्क्रीन देखी। कंपनी वेबसाइट, मेरी पोस्ट की हुई फोटो। जैसे ही उसने तस्वीर देखी, उसकी आंखें सिर्फ चौड़ी नहीं हुईं, उनमें आग लग गई। जैसे किसी ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया हो। वो खुद को धोखा खाया हुआ महसूस कर रही थी। वो उसने मुझे कॉल की। 1 बार, 2 बार। मैंने स्क्रीन चमकते हुए देखी, लेकिन कॉल नहीं उठाई। अब उसे मेरी आवाज का 1 सेकंड भी नहीं मिलना था। फिर मैसेज आने लगे। दर्जनों। मैंने तुम्हें पैसे दिए थे चले जाने के लिए। 20 लाख दिए थे मेरी आंखों से दूर होने के लिए, और तुम किसी अनजान लड़की से शादी कर लेते हो। 5 साल भूल गए क्या? विडंबना इतनी गंदी थी कि उल्टी आ जाए। वो ये सब लिख रही थी जबकि उसके शरीर से अब भी जैक की खुशबू आ रही थी। वो ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे धोखा मैंने दिया हो, जैसे वादे मैंने तोड़े हों। दूसरी तरफ मैं अपनी नई पत्नी आयशा के साथ खड़ा था। उसने मेरी तरफ देखा। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो? नहीं, मैंने ठंडी आवाज में कहा। तुमने मुझसे शादी अपने माता पिता को दिखाने के लिए की कि तुम अकेली नहीं हो। मैंने तुमसे शादी अपना गुस्सा शांत करने के लिए की। हमारे रास्ते अलग हैं। अगर कभी तलाक चाहिए हो तो बता देना। मैं बिना पीछे देखे चला गया। मुझे बड़े खेल खेलने थे। कभी कंपनी ग्रुप चैट में मैंने एक मैसेज भेजा। जेनिफर, तुमने 5 साल का रिश्ता तोड़कर अपने बचपन के प्यार के साथ सोने में 5 मिनट लगाए, और अब मुझे गद्दार कह रही हो जबकि बिस्तर अभी तक गर्म है। टाइम स्टैम्प्स चेक कर लो। पूरा ग्रुप चैट चुप हो गया। दूसरी तरफ जेनिफर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने डेविड की तरफ देखा और फोन दीवार पर दे मारा। जिस कुत्ते को मैंने 5 साल पाला, उसने अपनी मालकिन को काट लिया। रॉय, तुमने गलत इंसान से लड़ाई चुनी है। लेकिन मुझे अब फर्क नहीं पड़ता था। 5 सालों तक मैं उसकी पूजा करता रहा। अपने परिवार से लड़ गया। अपनी विरासत छोड़ दी। मुझे सूर्या एम्पायर संभालना था। मुझे उस लड़की से शादी करनी थी जिसे मेरे परिवार ने चुना था। लेकिन मैं एक भूत बन गया। तभी फोन बजा। मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरा भाई सोनिक। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। उसकी आवाज स्पीकर से फटी। आखिर स्टार एम्पायर ने तुम्हें बाहर निकाल दिया। बहुत देर कर दी उन्होंने। तुम्हें सब इतनी जल्दी कैसे पता चल जाता है? मैंने गुर्राकर पूछा। मैंने पहले दिन से स्टार एम्पायर में जासूस लगा रखा है। सुन, मैंने अपनी कंपनी में डिप्टी लीडर की जगह सिर्फ तुम्हारे लिए खाली रखी है। वापस आ जाओ। अपना खुद का साम्राज्य बनाएंगे। और तुम हो कहाँ? यहीं, इसी शहर में। मून कॉर्पोरेशन। मेरा दिल रुक गया। मून कॉर्पोरेशन? पिछले 1 साल से जिसने मेरी जिंदगी नरक बना रखी थी, वो तुम थे। दूसरी तरफ से उसकी जोरदार हंसी गूंजी। मैं बस देखना चाहता था कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। कितना धक्का लगेगा ताकि जेनिफर तुम्हें बाहर फेंके और तुम होश में आओ। मैं आ रहा हूं, मैंने दांत पीसते हुए कहा। और तुम्हें 50वीं मंजिल से नीचे फेंक दूंगा।
जब मैं मून कॉर्पोरेशन पहुंचा तो मुझे हमेशा लगता था कि जेनिफर मेरी दुनिया की मालकिन है। मैं गलत था। मैं बस एक शतरंज का मोहरा था। और असली खिलाड़ी वो थी जिसे मैं 5 साल पहले मंडप में छोड़कर भाग गया था। रॉय, मेरी बात सुनो। जेनिफर की आवाज अब पहले जैसी बर्फीली नहीं रही थी। वो सच में नरम बनने की कोशिश कर रही थी। मुझे पता है, मैंने इस कंपनी के लिए बहुत मेहनत की है। और तुमने भी। मैं तुम्हें वापस बुला रही हूं। ये बचकानी हरकतें बंद करो और घर वापस आ जाओ। मैंने उसकी तरफ देखा। अब मुझे उसमें कोई औरत नहीं दिख रही थी। बस एक खालीपन। एक बेशर्म खोखला खोल। मेरे गले से टूटी हुई हंसी निकली, जैसे कांच रगड़ खा रहा हो। तुम सच में ये बातें जोर से बोल रही हो? मैं उसकी तरफ बढ़ा। तुम कितनी बेशर्म हो सकती हो? रातें किसी दूसरे आदमी के बिस्तर में बिताती हो, उस डेविड कुत्ते के साथ घर घर खेलती हो, और फिर मुझसे कहती हो वापस आ जाऊं। किस लिए? फिर से तुम्हारी परछाई बनने के लिए? जेनिफर हल्का सा पीछे हटी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर कठोर हो गया। रॉय, तुम जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रहे हो। डेविड, वो हमारी चीजों के सामने कुछ भी नहीं है। और वैसे भी ये मॉडर्न दुनिया है। आजकल ये सब नॉर्मल है। मैंने कब कहा कि तुम किसी और लड़की के पास नहीं जा सकते? मैं उसे घूरता रह गया। नॉर्मल? तुम्हें लगता है 5 साल फेंक देना कोई मामूली बात है? तुम इतनी ओपन माइंडेड हो कि तुम्हारा दिमाग ही बाहर गिर चुका है, जेनिफर। तभी एक लग्जरी कार का दरवाजा जोर से बंद हुआ। अचानक आरव, जिसे जेनिफर सिर्फ मून कॉर्प का दुश्मन समझती थी, मेरे पीछे से बाहर आया। जेनिफर की आंखें फैल गईं। आरव, तुम? उसने हमारे बीच देखा। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। रॉय, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम हमारे दुश्मन के साथ मिल गए। आरव ने हमारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है। तुम्हारे अंदर जरा भी वफादारी नहीं है। मैंने जवाब नहीं दिया। जरूरत भी नहीं थी। आरव आगे बढ़ा, अपने महंगे ब्लेजर को ठीक करते हुए। उसके चेहरे की मुस्कान किसी तलवार जैसी तेज थी। असल में मिस जेनिफर, मुझे अपना परिचय ठीक से देने दीजिए। मैं आरव खन्ना हूं। खन्ना फाइनेंस का अकेला वारिस। और जिस आदमी को आपने इस्तेमाल किए हुए टिश्यू की तरह फेंक दिया, वो सिर्फ कॉलेज वाला रॉय नहीं है। आरव उसके करीब झुका। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन सड़क की खामोशी में गूंज रही थी। मिलो रॉय सिंघानिया से। ये नाम कुछ याद दिलाता है? सिंघानिया परिवार। वही लोग जो उस नेशनल टेक प्रतियोगिता को होस्ट करते हैं, जिसे जीतने के लिए तुम इतनी बेताब हो। जेनिफर जैसे सांस लेना भूल गई। उसका चेहरा लाल से सफेद और फिर बीमार सा धूसर हो गया। रॉय सिंघानिया? लेकिन तुमने मुझे कभी बताया नहीं। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझसे प्यार करो। मेरे बैंक अकाउंट से नहीं, मैंने अपनी फेरारी की तरफ बढ़ते हुए कहा। लेकिन अब समझ आया कि मैं तुम्हारे लिए काफी ओपन माइंडेड नहीं हूं। मैं उस औरत को किसी और के साथ शेयर नहीं करता जिससे मैं प्यार करता हूं। और मैं उन लोगों के लिए काम भी नहीं करता जो वफादारी को मजाक समझते हैं। मैंने कार स्टार्ट की। इंजन की गरज सड़क पर गूंज उठी। मैंने एक्सेलरेटर दबाया और टायरों से धुआं और धूल का बादल उठा जिसने जेनिफर के पूरे चेहरे को ढक लिया। रियरव्यू मिरर में मैंने उसे खांसते हुए देखा। वो अकेली खड़ी थी, अपनी ही घमंड की राख में। आरव बगल वाली सीट पर बैठा पेट पकड़कर हंस रहा था। हाँ 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 भाई, उसका चेहरा देखा तूने? 5 साल रॉय। 5 साल वो तेरे साथ रही और उसे तेरा सरनेम तक नहीं पता था। अगर मेरी मंगेतर इतनी ओपन माइंडेड होती तो शायद वो भी मुझे छोड़कर नहीं भागती। चुप हो जा सोनिक, मैंने बड़बड़ाया, हालांकि मेरे अंदर अब भी एड्रेनालिन दौड़ रहा था। हमें प्रोजेक्ट खत्म करना है। जेनिफर अब बीता हुआ कल है। सिर्फ सिंघानिया नाम ही उसे 1 महीने तक डराने के लिए काफी है। दिन हफ्तों में बदल गए। जेनिफर की दुनिया टूट रही थी। वो जो भी पोस्ट करती डिलीट हो जाती। मेरा फोन उसके सॉरी और प्लीज वापस आ जाओ मैसेजों का कब्रिस्तान बन चुका था। मुझे फर्क नहीं पड़ता था। प्रोजेक्ट डिकोडर लगभग पूरा हो चुका था। वो खूबसूरत था और खतरनाक भी। मैं मून कॉर्प के ऑफिस में फाइनल डेटाबेस रिपोर्ट देने पहुंचा। मैंने दरवाजा खोला। उम्मीद थी सोनिक गेम खेल रहा होगा या सो रहा होगा, लेकिन अंदर कोई और थी। एक औरत। वो बड़ी एग्जीक्यूटिव कुर्सी पर बैठी थी। पीछे कांच की ऊंची खिड़कियां थीं। धीरे धीरे कुर्सी घूमी और मेरा दिल हथौड़े की तरह पसलियों से टकराया। आयशा खन्ना, कोर्टरूम वाली मेरी पत्नी, सोनिक की बहन। तुम? मेरे मुंह से निकला। तुम यहां कैसे? आयशा हंसी। वो उठी। उसकी चाल में ऐसी शालीनता थी जो खुद में एक खतरा लग रही थी। कैसे मिली तुम्हें? रॉय, क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोर्टरूम में हमारी मुलाकात कोई संयोग थी? वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। उसकी हील्स की आवाज किसी काउंटडाउन जैसी लग रही थी। सोनिक मुझे सब बताता है। जिस दिन तुमने 5 साल पहले हमारी शादी छोड़कर भागने का फैसला किया था, उसी दिन से। उसने बताया तुम कहां छिपे हो।
उसने मुझे हर वो दिन बताया जो तुमने उस घटिया लड़की जेनिफर की सेवा में बिताया। मेरे माथे पर ठंडा पसीना आ गया। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कह रही हूं कि मैं तुम्हें 5 साल से देख रही हूं, रॉय। और मैं इंतजार करते करते थक गई थी। जानना चाहते हो डेविड अचानक वापस क्यों आया? जेनिफर ने अचानक उसे तुमसे ऊपर क्यों चुन लिया? वो मेरे करीब झुकी। उसकी आंखों में जीत चमक रही थी। मैंने डेविड को ढूंढा, दुनिया के कोने से निकाला, उसे पैसे दिए, इतना पैसा कि वो खोया हुआ पहला प्यार बनने का नाटक करे। मैंने उसे जेनिफर के पास भेजा, सिर्फ तुम्हें तोड़ने के लिए। मैं चाहती थी तुम उसकी असली सच्चाई देखो। मुझे उल्टी आने जैसी महसूस हुई। धोखा सिर्फ जेनिफर से नहीं था, ये पूरा जाल था। तुमने उसे इस्तेमाल किया, मुझे तोड़ने के लिए। नहीं, रॉय, आयशा की आवाज धीमी और अधिकार भरी हो गई। मैंने उसे तुम्हें बचाने के लिए इस्तेमाल किया। मैं नहीं देख सकती थी कि सिंघानिया खून किसी साधारण लड़की पर बर्बाद हो। जब तुमने मुझे मंडप में छोड़ा था, मैं भी उसी दर्द से गुजरी थी। मैं चाहती थी तुम भी महसूस करो कि प्यार को कूड़े की तरह फेंका जाना कैसा लगता है। मैंने पीछे खड़े सोनिक की तरफ देखा। वो दरवाजे के पास खड़ा था, चेहरे पर अपराध बोध और मजाक का अजीब मिश्रण। तुम्हें पता था, तुम्हें पता था उसने ये सब किया। अरे मुझे ऐसे मत देख। सोनिक ने दोनों हाथ उठा दिए। वो मेरी बहन है, और सच बोलूं तो उसने तुझ पर एहसान किया है। खुद को देख, तू वापस आ गया, तू फिर से सिंघानिया बन गया। आयशा मेरे बिल्कुल करीब आ गई। उसका हाथ मेरे सीने पर आकर रुका। 5 साल, रॉय। मैंने अपने बदले के लिए 5 साल इंतजार किया। और अब जब तुमने कोर्टरूम में वो शादी का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, तुम आखिरकार फिर से मेरे हो गए हो। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर अपने दोस्त की तरफ, फिर उस दुनिया के सबसे खतरनाक एआई प्रोजेक्ट की ब्लूप्रिंट्स की तरफ। मैं एक पिंजरे से भागा था, सिर्फ दूसरे सोने के पिंजरे में आने के लिए। प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो चुका है, आयशा ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। और उसके बाद तुम मेरे साथ घर चलोगे। अब कोई छुपना नहीं, कोई रॉय द डेवलपर नहीं। अब समय आ गया है कि सिंघानिया परिवार का असली वारिस अपना सिंहासन संभाले। मैंने अपनी उंगली में पहनी उस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की अंगूठी को देखा और समझ गया कि मैं 5 सालों से भाग नहीं रहा था। मैं बस एक ही गोल चक्कर काट रहा था। मुझे लगता था मैं आजादी की तरफ भाग रहा हूं। मुझे लगता था फैसले मेरे अपने हैं। लेकिन जैसे ही मैंने उसके दांत अपनी त्वचा में धंसते महसूस किए, मुझे समझ आ गया कि मैं 5 साल पहले भागा नहीं था। मैं बस एक बहुत बड़े खूनी चक्कर में घूमकर वापस वहीं आ गया था। तुम क्या करने वाली हो, आयशा? मैंने धीरे से पूछा। मेरी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट जितनी थी। आयशा ने मेरी आंखों से नजर नहीं हटाई। उसने पलक तक नहीं झपकाई। अगर तुम मेरी बात मानोगे, रॉय, तो जेनिफर की कंपनी बच जाएगी। और अगर नहीं, उसने एक मोटी फाइल डेस्क पर फेंक दी। इसे खोलो। मैंने फाइल खोली। मेरा दिल डूब गया। 49%। डेविड ने स्टार एंटरटेनमेंट के 49% शेयर सिर्फ $10 मिलियन में आयशा को ट्रांसफर कर दिए थे। डेविड कभी प्यार के लिए वापस नहीं आया था। वो एक गिद्ध था। देखा, रॉय, आयशा की आवाज में संतोष टपक रहा था। जो साम्राज्य तुमने बनाया था, अब वो मेरा है। और मेरे पास जेनिफर और डेविड की हर रिकॉर्डिंग है, उनके सारे छोटे छोटे अरेंजमेंट्स। मैं एक क्लिक में उसे बर्बाद कर सकती हूं। मैं उसे घूरता रह गया। तुम इतनी ठंडी, इतनी चालाक कैसे हो सकती हो? ठंडी? आयशा हंसी। उसकी हंसी टूटी हुई धार जैसी थी। तुम मुझे ठंडी कह रहे हो? हम बचपन से साथ थे, रॉय। जेनिफर 5 साल का रिश्ता अपने बचपन के प्यार के लिए भूल गई। लेकिन तुमने उस इंसान को भुला दिया जो बचपन से तुमसे प्यार करती थी, सिर्फ 5 साल की मोहब्बत के लिए। असली विलेन कौन है यहां? वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई। उसकी सांसें मेरी गर्दन से टकरा रही थीं। तुम अपनी पहचान बनाना चाहते थे, अपनी दुनिया। लेकिन खुद को देखो, तुम वापस आ गए। तुम हमेशा वापस मेरे पास आते हो। उसने अचानक मेरा कंधा पकड़ लिया। उसका हाथ मेरे सीने पर आकर रुका। चुनो, रॉय, आखिरी फैसला। मेरे पास वापस आ जाओ, और जेनिफर अपनी छोटी सी जिंदगी जीती रहेगी। मना कर दो, और मैं उसकी बनाई हर चीज मिटा दूंगी। जेनिफर और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। मैंने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। जिस पल उसने धोखा दिया, सब खत्म हो गया। आयशा की आंखों में पागलपन चमका। अच्छा, तो फिर मुझे उस पुल को जलाने में क्या दिक्कत होनी चाहिए? अभी इसी वक्त स्टार एंटरटेनमेंट खत्म कर दूं? नहीं, मैं चिल्लाया। वहां लोग काम करते हैं। मैंने उन्हें ट्रेन किया है। उनके परिवार उस कंपनी पर निर्भर हैं। सिर्फ मुझसे गुस्सा होने की वजह से तुम सैकड़ों जिंदगियां बर्बाद नहीं कर सकती। उसने धीरे से फोन नीचे कर दिया। उसके होठों पर अंधेरी मुस्कान फैल गई। तो फिर तुम मेरे साथ वापस आ रहे हो?
कागजों पर हम पहले से शादीशुदा हैं, रॉय। इस बार भाग नहीं सकते। वो मेरे कान के पास झुकी। उसकी आवाज जहरीली फुसफुसाहट बन चुकी थी। फिर से भागने की कोशिश करना। शायद मैं माफ कर दूं, लेकिन अगली बार होगी ही नहीं। अचानक मेरे कान में भयंकर दर्द उठा। आह! मैं पीछे हट गया। उसने मेरा कान काट लिया था, जोर से। मुझे तेज जलन महसूस हुई। फिर गर्म खून मेरी गर्दन पर बहने लगा। ये उसकी बचपन की आदत थी। जब भी मैं क्लास में किसी दूसरी लड़की से बात करता, जब भी मैं उसे नजरअंदाज करता, वो मुझे निशान छोड़कर याद दिलाती। एक बार स्कूल में उसने इतना जोर से काटा था कि 1 घंटे तक खून बहता रहा। मैंने अपने कान को छुआ। उंगलियां लाल हो गईं। मैंने उसकी तरफ देखा। वो अपने होठों पर लगे खून को जीभ से छू रही थी, जैसे कोई ट्रॉफी हो। उसी पल मुझे समझ आया, तुम उस औरत से नहीं लड़ सकते जो तुम्हें पालने से प्यार करती हो। वो प्यार नहीं होता, वो उम्र कैद होती है। दूसरी तरफ शहर में वो जन्नत जिसके लिए जेनिफर ने मुझे छोड़ा था, अब सचमुच नर्क बन चुकी थी। उसके पेंटहाउस में डेविड चीख रहा था। थप्पड़ की आवाज पूरे कमरे में गूंजी। तुमने मेरे कार्ड्स ब्लॉक कर दिए, डेविड गरजा। क्या इसलिए मैं वापस आया था? मैंने किसी दूसरी औरत को हाथ तक नहीं लगाया और तुम मेरे बैंक एक्सेस बंद कर रही हो। जेनिफर वहीं खड़ी रही। उसके होंठ से खून बह रहा था। तुमने इस कंपनी के लिए किया ही क्या है, डेविड? तुम सिर्फ एक नाम हो, उस आदमी की परछाई जिसे मैं समझती थी कि तुम हो। डेविड हंसा। तुम इतनी अंधी थी प्यार में कि तुमने उस रॉय लड़के को मेरी कॉपी बना दिया। तुमने न उससे प्यार किया, न मुझसे। तुम्हें बस हमारे ख्याल से प्यार था। उसी पल जेनिफर के अंदर पछतावे का ऐसा दर्द उठा जैसे किसी ने सीने में चाकू घोंप दिया हो। उसे मेरी याद आई। वो आदमी जो रात भर जागकर उसकी रिपोर्ट पूरी करता था। वो आदमी जो चाहे कितना भी थका हो उसके लिए गर्म खाना तैयार रखता था। वो आदमी जिसने सिर्फ इसलिए खुद कपड़े धोना सीखा क्योंकि ड्राई क्लीनर से उसकी त्वचा पर एलर्जी हो जाती थी। डेविड उसका चांद था, लेकिन मैं वो सूरज था जिसने उसकी दुनिया को ठंड से बचाकर रखा था। और उसने उस सूरज को एक टिमटिमाती मोमबत्ती के लिए खो दिया। उसका फोन लगातार बज रहा था। वो मुझे बार बार कॉल कर रही थी। रॉय, सॉरी। रॉय, मेरी गलती थी। वापस आ जाओ। मैं तुम्हें सब दूंगी। शादी करनी है? आज कर लेते हैं। फिर से शुरू करते हैं। बस वापस आ जाओ। मैंने स्क्रीन पर मैसेज देखे। वो प्यार नहीं लग रहे थे। वो किसी टूटी हुई रेडियो की आवाज जैसे थे, सिर्फ शोर और झुंझलाहट। मैंने बटन दबाया, ब्लॉक। लेकिन अगले ही पल नोटिफिकेशन आया, सिस्टम यूजर अनब्लॉक्ड बाय एडमिन। मेरा खून जम गया। आयशा। वो मेरा फोन देख रही थी। वो जानबूझकर मैसेज आने दे रही थी, सिर्फ मुझे तड़पते देखने के लिए। जेनिफर की बेबसी आयशा के लिए ईंधन थी। आखिरकार मैं ये सब सह नहीं पाया। मैंने जेनिफर से मिलने के लिए हाँ कह दी। मुझे इसे खत्म करना था। मुझे उसे बताना था कि अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा, और अगर वो नहीं रुकी तो आयशा उसे मिटा देगी। जेनिफर ने मुझे लोकेशन भेजी, वही जगह जहां हम पहली बार मिले थे। पहाड़ी रास्ता। तब वो ठंडी सीईओ नहीं थी, बस एक लड़की थी जो कुछ बनना चाहती थी। मैं उसी लड़की से प्यार कर बैठा था, बिना ये समझे कि उसके दिल में पहले से डेविड का भूत बसा हुआ था। तभी फोन फिर बजा। आयशा, मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो, रॉय। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। तुम सच में इतने बहादुर हो, या बस इतने बेवकूफ? बोलने से पहले जेनिफर की जिंदगी के बारे में सोच लेना। मैं बस इसे खत्म करने जा रहा हूं, आयशा, मैंने थकी हुई आवाज में कहा। मुझे पता है तुम अपने तरीके से मुझसे प्यार करती हो, लेकिन ये कर्ज मुझे खत्म करना होगा। ठीक है, उसने झुंझलाकर कहा, लेकिन मेरी आदत याद रखना। मुझे इंतजार करना पसंद नहीं। कॉल कट गई। मुझे उसका गुस्सा पता था। वो टाइम बम थी। अगर मैंने आज रात जेनिफर को ठीक से संभाला नहीं, तो सुबह तक स्टार एंटरटेनमेंट का नामो निशान नहीं बचेगा। मैंने कार स्टार्ट की। टायर कंकड़ों पर चरमराए और मैं रात के अंधेरे में पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा। वही पहाड़ जहां जेनिफर के साथ मेरी जिंदगी शुरू हुई थी, और आज रात वहीं उसकी मौत होने वाली थी। मैंने रियरव्यू मिरर में अपने कान पर सूखे हुए खून को देखा और समझ गया कि इस प्यार के खेल में खिलाड़ी मैं कभी था ही नहीं। मैं तो बस इनाम था, और जीतने वाले लोग बहुत पहले तय हो चुके थे। लोग कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। आज रात उसी पूर्णिमा के चांद के नीचे जहां हम पहली बार प्यार में पड़े थे, मुझे एहसास हुआ कि कुछ कहानियों का हैप्पी एंडिंग नहीं होता, उनका सिर्फ एक आखिरी कड़वा अलविदा होता है। आज रात चांद पूरा था, कई सालों से भी ज्यादा चमकीला। वही चांदी जैसी रोशनी जो उस रात हमारे ऊपर पड़ी थी जब हम पहली बार मिले थे। जैसे ही मैं पहाड़ी रास्ते पर पहुंचा, मैंने उसे देखा, उसकी चमचमाती रोल्स रॉयस,
मुझे नहीं पता था वो कितनी देर से मेरा इंतजार कर रही थी, लेकिन मुझे पता था कि मेरे सामने यादों से भरी एक लंबी चढ़ाई है। उस पहाड़ पर उठाया हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी ही यादों के अंदर चल रहा हूं। हमारी हर हंसी, हर वादा, सब वापस लौट रहा था। लेकिन फिर मुझे वो पल याद आया जब वो हमारी शादी छोड़कर चली गई थी। मुझे याद आया उसने मुझे नहीं, उसे चुना था। उसी पल मेरे सीने की बची हुई गर्माहट भी मर गई। मैंने उसे खुश रखने के लिए सब कुछ किया था, लेकिन उसका दिल एक बंद दरवाजा था, और उसकी चाबी सिर्फ डेविड के पास थी। मुबारक हो जेनिफर, मैंने मन ही मन कड़वाहट से सोचा। तुम्हें वो मिल गया जो तुम चाहती थी, लेकिन तुमने वो खो दिया जिसकी तुम्हें सच में जरूरत थी। आखिरकार मैं पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। वो वहीं खड़ी थी, जेनिफर, लेकिन वो दुनिया की डरावनी सीईओ जैसी नहीं लग रही थी। वो छोटी, टूटी हुई लग रही थी। जेनिफर, तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने सपाट आवाज में पूछा। वो मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें लाल थीं, धुंधली थीं। तुम आए, सच में आए। जैसे ही मैं उसके करीब गया, शराब की तेज बदबू मेरे चेहरे से टकराई। वो पूरी तरह नशे में थी। मैं तुम्हारे लिए खुश हूं, रॉय, वो लड़खड़ाई। मुझे लगा तुम अकेले होगे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, जेनिफर। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे गिरने से संभाला। सब खत्म हो चुका है। लेकिन क्यों? वो रो पड़ी और मेरी शर्ट कसकर पकड़ ली। मैंने उसे तुम्हारे लिए छोड़ दिया। मैं अभी इसी वक्त उसे अपनी जिंदगी से बाहर फेंक सकती हूँ। अगर तुम कहो तो मैं उसे कॉल करके कार से धक्का दे दूं। वो बेतहाशा मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उसका शरीर मेरे करीब आ रहा था, लेकिन मैंने धीरे से उसे पीछे कर दिया। जेनिफर, बस करो। सब खत्म हो गया। हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। वो मुझे देखती रही। फिर उसके चेहरे पर एक टेढ़ी, दर्द भरी मुस्कान आई। 1 हफ्ता, उसने धीमे से कहा। 1 हफ्ते में प्रतियोगिता शुरू होगी। मुझे पता है तुम जीतोगे, रॉय। तुम हमेशा सबसे अच्छे थे। फिर वो थोड़ी रुकी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ऐसा तोहफा जो मैं चाहती हूं हमेशा तुम्हारे लिए तैयार रहे। वो मुड़ी और जाने लगी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। अब जाओ। मुझे बस यही कहना था। मैं भी मुड़कर जाने लगा, लेकिन अचानक किसी ने मेरे कंधे को पकड़ लिया। उसने मुझे घुमाया और सीधे मेरे होठों पर अपने होंठ रख दिए। वो किस गहरी थी, बेताब थी। उसमें महंगी शराब का स्वाद था और पछतावे का जहर। ये उसने मेरे होठों के पास फुसफुसाया, 5 साल तुमसे प्यार करने का आखिरी तोहफा है। मैं स्तब्ध रह गया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन प्यार से नहीं, सदमे से। तुम क्या बोल रही हो? मुझसे दूर हटो। जेनिफर, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी पत्नी है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस लड़खड़ाते हुए अपनी कार की तरफ बढ़ गई। मैंने उसे चाबियां संभालने की कोशिश करते देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। वो उस हालत में गाड़ी नहीं चला सकती थी। जेनिफर, रुको। मैं चलाऊंगा, मैं चिल्लाया। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, वो चीखी। उसकी आवाज पहाड़ों में गूंज गई। तुम अपनी खुशहाल जिंदगी में रहो, मैं अपनी में रहूंगी। उसने दरवाजा बंद किया और एक्सीलेटर दबा दिया। इंजन दहाड़ा। कार तेजी से खाई वाले रास्ते की तरफ बढ़ी। उसके स्पीड पकड़ने से पहले ही मैं दौड़ा, पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला और अंदर कूद गया। तुम पागल हो क्या? मैंने चीखते हुए कहा जब कार खतरनाक मोड़ काट रही थी। वो मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें बिखरी हुई थीं। क्या हुआ? अभी भी मुझसे प्यार करते हो, रॉय? यही बात है। जबकि मैं इस हफ्ते डेविड के साथ कम से कम 4 बार सो चुकी हूं। जबकि शायद जल्द ही मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं। उसके शब्द ऐसे लगे जैसे किसी ने मेरी रीढ़ में बर्फ भर दी हो। मैंने सामने सड़क को घूरा। मेरा जबड़ा जकड़ गया। तुम अपना दिमाग खो चुकी हो, मैंने ठंडी आवाज में कहा। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किसके साथ सोती हो या किसके बच्चे पैदा करती हो। डेविड तुम्हारा प्यार है, ठीक है। जो करना है करो, बस जिंदा घर पहुंच जाओ। फिर मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। साफ है? तुम्हारी पत्नी को बुरा नहीं लगेगा? उसने जहरीली हंसी के साथ पूछा। रात में किसी दूसरी औरत के साथ कार में बैठे हो, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। वो समझ जाएगी, मैंने छोटा सा जवाब दिया। बाकी रास्ते वो लगातार बोलती रही। उसके शब्द कबूलनामों और दर्द का टूटा हुआ मिश्रण थे। तुम जानते हो, रॉय, उसकी आवाज अचानक धीमी हो गई। मैंने कभी डेविड को तुम में नहीं देखा। जिस दिन हम मिले थे, उसी दिन मुझे तुमसे प्यार हो गया था। सच में। लेकिन डेविड, मैं उसकी कर्जदार थी। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। मैं उससे खुद को अलग नहीं कर पाई। मुझे समझ नहीं आता था वो प्यार था या सिर्फ एहसान। लेकिन जब मैं तुमसे मिली, तब मुझे असली प्यार समझ आया। फिर भी मुझे वही करना पड़ा जो मैंने किया।
मैंने खिड़की के बाहर देखा। पेड़ धुंधले होकर पीछे भाग रहे थे। तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने धीरे से कहा। अगर तुम शादी वाले दिन मेरे पास आकर कहती कि डेविड तुम्हारा पहला प्यार था, मैं समझ जाता। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती तो मुझे तुम्हारे अतीत से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुमने बताया नहीं। तुमने धोखा दिया। जेनिफर चुप हो गई। उसने फिर एक शब्द नहीं कहा जब तक हम उसकी हवेली तक नहीं पहुंच गए। मैं कार से उतरा और घर की तरफ देखा। मेरा दिल बैठ गया। न कोई लाइट, न नौकर, न गार्ड्स। वो विशाल हवेली अब किसी मकबरे जैसी लग रही थी। जिस महल को बनाने के लिए उसने सब कुछ झोंक दिया था, वो अब बस एक बड़ा खामोश कब्रिस्तान था जहां वो अकेली रहती थी। मैंने उसे दरवाजे की तरफ जाते देखा। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मैं मुड़ गया। हमारे रास्ते आखिरकार सच में अलग हो चुके थे। मैं मुख्य सड़क तक पहुंचा ही था कि तेज हेडलाइट्स ने अंधेरे को चीर दिया। एक लाल फेरारी मेरे सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला। आयशा अंदर बैठी थी। उसकी आंखें शिकारी जैसी सीधे मुझ पर टिकी थीं। बैठो। मैं चुपचाप पैसेंजर सीट पर बैठ गया और लंबी सांस छोड़ी। कब से पीछा कर रही हो मेरा? जिस पल तुम उसकी कार में बैठे थे, आयशा ने झुंझलाकर कहा। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? या तुम्हें उस गोल्ड डिगर के लिए बेवकूफ बनना पसंद है जिसने कभी तुमसे प्यार ही नहीं किया? मैंने जवाब नहीं दिया। मैं बहुत थक चुका था। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, रॉय? वो अचानक चीखी। मैं तुमसे प्यार करती हूं। हमेशा से करती आई हूं। तुम हमेशा उसी के पीछे क्यों भागते हो? उसने तुम्हें धोखा दिया। और कितना सबूत चाहिए? मैं उसकी तरफ मुड़ा। आखिरकार मेरा गुस्सा भी बाहर आ गया। तुम हमेशा इतनी गुस्से में क्यों रहती हो आयशा? क्या तुम कभी नॉर्मल इंसान की तरह बात नहीं कर सकती? तुम्हारा घमंड। यही वजह थी कि मैं 5 साल पहले तुम्हें छोड़कर गया था। तुम एक सामान्य औरत की तरह क्यों नहीं रह सकती? आयशा जम गई। अगर यही तुम्हारा प्यार है, मैंने तीखी आवाज में कहा, तो ये दम घोंटता है। ऐसा लगता है जैसे किसी तानाशाह के साथ रह रहा हूं। तुम्हें पति नहीं चाहिए आयशा। तुम्हें पट्टे से बंधा हुआ कुत्ता चाहिए। तुम मेरी हर सांस कंट्रोल करना चाहती हो। कार में मौत जैसी खामोशी छा गई। आयशा ने न चिल्लाया, न कुछ तोड़ा। मैं बचपन से तुमसे प्यार करती हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। मैं ऐसी ही हूं। तो बदलो, मैंने कहा। मैं 5 साल जेनिफर के साथ रहा और मैंने उसे छुआ तक नहीं। मैंने किसी दूसरी औरत को अपने करीब नहीं आने दिया। क्या वो तुम्हारे भरोसे के लिए काफी नहीं था? या तुम पूरी जिंदगी मुझे शक की नजर से देखती रहोगी? आयशा चुप रही। उसे पता था मैं सही हूं। और उसे ये भी पता था कि वो बहुत आगे निकल चुकी थी। बचपन में भी जब उसे लगता था कि वो बहस हार गई है या उसने मुझे सच में चोट पहुंचाई है, वो ऐसे ही चुप हो जाती थी। उसने मुझे घर तक छोड़ा। पूरा रास्ता खामोशी में बीता। जैसे ही मैं कार से उतरा, उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा। मैं इंतजार करूंगी, उसने धीमे से कहा। मैंने उसकी कार की टेल लाइट्स को अंधेरे में गायब होते देखा और समझ गया कि मैं 2 आगों के बीच फंस चुका हूं। एक आग जिसने मुझे पहले ही राख बना दिया था, और दूसरी जो मुझे सोने के पिंजरे में हमेशा के लिए कैद करना चाहती थी। उसे लोग द मून कहते थे। एक ऐसा एआई जो किसी भी कोर को तोड़ सकता था, किसी भी सर्वर को हैक कर सकता था और डरावनी सटीकता के साथ भविष्य का अंदाजा लगा सकता था। लेकिन एक चीज थी जिसे मैं कभी नहीं चाहता था कि वो भविष्यवाणी करे। वो पल जब मेरा अतीत खुद मरने का फैसला कर ले। सुकून। कई सालों में पहली बार मैंने उसे महसूस किया था। आखिरकार वो दिन आ गया था जिस दिन हमने अपनी सबसे बड़ी रचना दुनिया के सामने रखी। हमने उसका नाम रखा था प्रोजेक्ट द मून। नाम रॉय ने चुना था और इस बार मैंने उससे बहस नहीं की। अब नाम मायने नहीं रखते थे, सिर्फ ताकत मायने रखती थी। जैसे ही मैं उस ग्लोबल टेक समिट के स्टेज पर खड़ा हुआ, हवा में बेचैनी और उत्साह दोनों तैर रहे थे। 5000 टेक दिग्गज हमें देख रहे थे और उन्हीं में सबसे आगे की पंक्ति में जेनिफर बैठी थी। लेकिन वो बदल चुकी थी। वो बर्फ जैसी ठंडी परफेक्ट सीईओ अब गायब थी। उसकी आंखें धंसी हुई थीं। काले घेरे उसकी कई रातों की नींद छीन चुके थे। वो खाली लग रही थी, जैसे कोई इंसान पहले ही सब कुछ हार चुका हो। एक पल के लिए हमारी नजरें मिली और अगले ही सेकंड उसने अपनी नजरें झुका लीं। वो अब मेरी आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक पूरा हॉल शांत हो गया। फिर स्पीकर्स पर एक भारी आवाज गूंजी। और ग्लोबल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव का विजेता है द मून कॉर्पोरेशन। पूरा हॉल फट पड़ा। लोग चिल्ला रहे थे। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ डेटा पर था। हमने सिर्फ एक चैटबॉट नहीं बनाया था, हमने एक दानव बनाया था। द मून, एक न्यूरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
जो एक साथ 1000 सुपर कंप्यूटरों से डेटा प्रोसेस कर सकता था। वो इंसानों की भावनाएं पढ़ सकता था। वो संभावनाओं की भविष्यवाणी 100% सटीकता से कर सकता था। वो डिजिटल भगवान था। मैं और रॉय वहां खड़े थे, इस नई दुनिया के मालिक बनकर। हमने उसकी सुरक्षा इतनी मजबूत बनाई थी कि पहला कोड लेयर तोड़ना लगभग असंभव था। एक दिमाग ढाल बना रहा था, दूसरा तलवार। अगर कोई हमें हैक करने की कोशिश करता तो द मून उसी पल पलटकर उसे हैक कर देता और उसकी लोकेशन पूरी दुनिया के सामने खोल देता। हम अछूत थे। उस रात मैं अपनी बालकनी में खड़ा था, हाथ में महंगी व्हिस्की का गिलास। कल मैं घर वापस जाने वाला था। आखिरकार मैं आजाद था। तभी हवा में एक आवाज गूंजी, मास्टर, आपकी एक्स फियांसे कॉल कर रही हैं। आवाज फोन से नहीं आई थी, वो मेरे चारों तरफ हवा में गूंज रही थी। द मून, क्या कह रही है वो? मून, मैंने धीमे से पूछा। मैंने ऑडियो इंटरसेप्ट नहीं किया है मास्टर, लेकिन मैंने उनकी लोकेशन ट्रैक कर ली है। उनके जीपीएस और मूवमेंट डेटा के अनुसार वो इस वक्त उसी पहाड़ी रास्ते पर हैं जहां आप पहली बार मिले थे। मेरे हाथ से गिलास छूट गया, कांच फर्श पर टूट गया। वो वहां क्या कर रही है? मेरे सेंसर दिखाते हैं कि उन्होंने जानलेवा मात्रा में शराब खरीदी है। उनके इमोशन स्टेट, बिहेवियर पैटर्न और हाल की गतिविधियों का विश्लेषण करने पर 99% संभावना है कि वो आज रात अपनी जान लेने वाली हैं। मेरा दिल धड़कना भूल गया। मून, तुम्हें खन्ना और सिंघानिया परिवारों के डेटा पर बनाया गया है। तुम्हारे पास 50,000 सुपर कंप्यूटरों की प्रोसेसिंग पावर है। क्या तुम पक्के हो? मैं गलतियां नहीं करता मास्टर। उनके लाइफ साइन तेजी से गिर रहे हैं। बिना हस्तक्षेप के उनके बचने की संभावना शून्य है। मुझे उसकी लोकेशन भेजो अभी। अगले ही पल मेरी कार सड़क पर चीखती हुई दौड़ रही थी। स्पीडोमीटर 140, फिर 160। मेरा दिमाग पूरी तरह धुंधला हो चुका था। उधर दूसरी तरफ आयशा को भी अपने सूत्रों से खबर मिल चुकी थी। वो भी अपनी कार में पागलों की तरह रात चीरती हुई मेरी तरफ आ रही थी। लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी, न आयशा की, न एआई की। मैं सिर्फ उस औरत के बारे में सोच रहा था जो शायद अभी चट्टान के किनारे बैठी मौत का इंतजार कर रही थी। तभी फोन बजा। जेनिफर। मैंने दूसरी ही रिंग पर कॉल उठा ली। जेनिफर, तुम कहाँ हो? वाह, उसकी आवाज शराब से भारी थी। पिछली बार मुझे तुम्हें 50 बार कॉल करना पड़ा था। इस बार तुमने दूसरी रिंग पर उठा लिया। क्या अब सच में मुझे मिस करते हो, रॉय? जेनिफर, मेरी बात सुनो। तुम कहाँ बैठी हो? मैं चांद को देख रही हूं, उसने फुसफुसाया। आज रात कितना खूबसूरत है ना? मेरे पैरों के नीचे नदी है, ऊपर आसमान। यहां बहुत शांति है। जेनिफर, हिलो मत। वहीं रुको, 1 इंच भी मत हिलना। सुन रही हो? नहीं, वो हंसी। वो हंसी खाली थी, डरावनी थी। मैं बोर हो गई हूं, रॉय। मुझे लगता है अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। देखना है दूसरी तरफ क्या है। रुको, मैं आ रहा हूं, बस पहुंचने वाला हूं। क्यों आ रहे हो? वो फिर हंसी। ओह, तो आखिरकार तुम्हें मेरी याद आ ही गई। मैं पहाड़ी पर पहुंचा। द मून का डेटा बिल्कुल सही था। वो सच में उसी खतरनाक किनारे पर बैठी थी। उसके पैर सीधे मौत के ऊपर लटक रहे थे। मून, पिछले 5 सालों की जेनिफर की हर फाइल निकालो, मैं दौड़ते हुए चिल्लाया। सब कुछ, मेडिकल रिकॉर्ड्स, बैंक स्टेटमेंट्स, जो भी वो छिपा रही थी। प्रोसेसिंग मास्टर। मैंने बिना सोचे सीधे उसे पकड़ लिया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे किनारे से खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। उसने विरोध नहीं किया, वो बस मेरे सीने से लगकर रोने लगी। आखिरकार उसने मेरे कान के पास फुसफुसाया। उसकी सांसों से शराब की तेज गंध आ रही थी। आखिरकार मैं आजाद हो गई। क्या अब अंत का समय आ गया है, रॉय? मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। मेरा गुस्सा धीरे धीरे उलझन में बदल रहा था। क्यों? वो ऐसा क्यों कर रही थी? अभी क्यों? मैंने उसके बालों पर हाथ फेरा, उसे शांत करने के लिए। लेकिन तभी मेरी उंगलियां उसके सिर के पीछे किसी अजीब चीज से टकराईं। वो बाल नहीं थे, कुछ और था। कुछ सख्त, कुछ गलत। मैं पीछे हट गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने धीरे धीरे उसके बाल हटाए और जैसे ही मैंने उसके सिर के पीछे देखा, मेरी सांस रुक गई। उसी एक पल में पिछले 5 सालों का हर झूठ, हर धोखा, हर अधूरी बात आखिरकार समझ में आ गई। मैंने 4 महीने उससे नफरत करने में बिताए। 4 महीने ये सोचने में कि वो गद्दार थी। लेकिन जैसे ही उसके बाल मेरे हाथों में आए और मैंने उन निशानों को देखा जो वो छुपा रही थी, मुझे समझ आया कि इस कहानी का असली गद्दार सिर्फ मैं था। मैंने उसे दिलासा देने के लिए हाथ बढ़ाया।
मेरी उंगलियां उसके सिर को छू रही थीं। लेकिन कुछ गलत था। उसके बालों का एहसास असली नहीं लग रहा था। मैं पीछे हटा और उसी पल मेरा दिल रुक गया। जेनिफर के बाल, उसके खूबसूरत काले बाल मेरे हाथ में आ गए। वो विग थी। मेरी सांस अटक गई। ओह, जेनिफर ने टूटी हुई आवाज में फुसफुसाया। लगता है अब मैं इसे छुपा नहीं सकती। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया था कि उसके मुंह से गहरे लाल रंग का खून बहना शुरू हो गया। वो उसकी ठोड़ी से नीचे टपकता हुआ मेरे हाथों पर गिर रहा था। जेनिफर, तुमने क्या पिया? तुमने अपने साथ क्या किया? मैं चीखा। मेरी आवाज पहाड़ों में गूंज उठी। कुछ नहीं, वो लड़खड़ाती आवाज में बोली। बस दर्द। अब सहा नहीं जा रहा था। तभी मेरे ईयरपीस में द मून की ठंडी डिजिटल आवाज गूंजी। मास्टर, जेनिफर के छिपे हुए मेडिकल रिकॉर्ड्स एक्सेस किए जा रहे हैं। पिछले 5 सालों से वो स्टेज 4 ग्लियोब्लास्टोमा ब्रेन कैंसर से लड़ रही थीं। पिछले साल बीमारी अंतिम चरण के करीब पहुंच गई और 3 महीने पहले इसे टर्मिनल घोषित कर दिया गया। मैं जम गया। मेरा खून बर्फ बन चुका था। जेनिफर, मेरी तरफ देखो। होश में रहो। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं फोन तक ठीक से नहीं पकड़ पा रहा था। मून, डॉक्टर बुलाओ। एम्बुलेंस भेजो। सिंघानिया फैमिली की प्राइवेट मेडिकल टीम को बुलाओ अभी। जेनिफर ने आंसुओं से भरी आंखों से मुझे देखा। तुम तुम मुझसे प्यार नहीं करते, रॉय। तुमने मेरे कॉल्स तक नहीं उठाए। उस दिन तुमने डेविड की आवाज सुनी और फैसला कर लिया कि मैं राक्षस हूं, है ना? द मून की आवाज फिर गूंजी। ठंडी, निर्दयी, सिर्फ सच। मास्टर, शादी वाले दिन की ऑडियो फाइल का विश्लेषण किया गया है। डेटा मैच 92%। जो आवाज आपने सुनी थी वो जेनिफर की नहीं थी। डेविड ने वॉइस मॉड्यूलेशन सॉफ्टवेयर और समान आवाज वाली लड़की का इस्तेमाल किया था। उसने आपकी कॉल इंटरसेप्ट की थी। दुनिया घूमने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी आत्मा को सीने से नोच लिया हो। जेनिफर, जवाब दो। मैं लगभग टूट चुका था। उस दिन तुम कहाँ थी? शादी में क्यों नहीं आई? मैं डेविड के साथ, उसने धीमे से कहा। झूठ, मैं चीखा। मून, सच बताओ, वो कहाँ थी? मास्टर, शादी वाले दिन जेनिफर प्रोजेक्ट फाइल्स पूरी करके वेन्यू की तरफ जा रही थीं। लेकिन रास्ते में उन्हें गंभीर न्यूरोलॉजिकल सीजर आया। उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती किया गया। वो 48 घंटे तक बेहोश रहीं। मेरे अंदर कुछ टूट गया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं रो पड़ा। तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम मर रही हो? मैं नहीं बता सकती थी, उसने खून खांसते हुए कहा। जब मैं तुमसे मिली तब मुझे पता चल गया था कि मैं आखिरी स्टेज पर हूं। डॉक्टरों ने कहा था ऑपरेशन में 99% संभावना है कि मैं ब्रेन डेड हो जाऊंगी। मैं सब्जी बनकर नहीं जीना चाहती थी, रॉय। मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती थी। तुम्हारे साथ काम करना चाहती थी। तुम्हारे साथ हंसना चाहती थी। अपने आखिरी दिन अस्पताल के बिस्तर पर नहीं, धूप में बिताना चाहती थी। मैं टूट चुका था। मैं बेवकूफ हूं। मैं रोते हुए उसे सीने से लगाए जा रहा था। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं। जेनिफर, होश में रहो। मैं दुनिया के हर डॉक्टर को बुलाऊंगा। अस्पताल खरीद लूंगा। अपनी सारी दौलत जला दूंगा तुम्हें बचाने के लिए। उसने कांपते हुए हाथ से अपनी जेब में हाथ डाला और एक अंगूठी निकाली। वही अंगूठी जो मैंने उसके लिए खरीदी थी। वही जिसे मैं छोड़कर चला गया था। शायद आखिरकार मैं इसे तुम्हें पहना सकती हूं, उसने फुसफुसाया। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मेरी उंगली में पहले से आयसा की रिंग थी। लेकिन जेनिफर को फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी आखिरी ताकत से वो अंगूठी मेरी उंगली में पहना दी, सीधे दूसरी रिंग के ऊपर। बाय बाय, रॉय। वो हल्का सा ऊपर उठी और उसने मुझे चूमा। वो किसी सीईओ का किस नहीं था। वो उस लड़की का आखिरी चुंबन था जिसने आखिरकार अपनी मंजिल पाली थी। और फिर उसका शरीर ढीला पड़ गया। जेनिफर, नहीं, नहीं, नहीं। उसका शरीर मेरी बाहों में निढाल था। हर तरफ खून था। मेरी शर्ट पर, मेरे चेहरे पर, रिंग्स पर। मून, एम्बुलेंस कहाँ है? मास्टर, वो पहाड़ के नीचे पहुंच चुकी है। लेकिन वर्तमान रक्तस्राव के अनुसार तुरंत ऑपरेशन होने पर भी उनके बचने की संभावना 1% से कम है। मुझे प्रतिशत की परवाह नहीं, मैं चीखा। मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया और पहाड़ से नीचे भागने लगा। दुनिया के सबसे बड़े न्यूरोसर्जन्स को बुलाओ अभी। सिंघानिया प्राइवेट जेट्स तैयार करो। मैं कुछ भी दूंगा, बस उसे बचा लो। मैं भागता रहा जब तक मेरे फेफड़े जलने नहीं लगे। मुझे फर्क नहीं पड़ा कि नीचे आयसा अपनी कार के पास खड़ी सब देख रही थी। आयसा, वो औरत जो मेरे लिए दुनिया जला सकती थी, आज पहली बार चुप थी।
उसने सब देख लिया था। उसने उस औरत को देख लिया था जिसने सिर्फ मुझसे आखिरी बार मिलने के लिए मरना चुन लिया। उसी वक्त शहर से मीलों दूर डेविड अपनी कार में बैठा हंस रहा था। वो जेनिफर के करोड़ों लेकर एयरपोर्ट जा रहा था। उसे लगा वो जीत गया, लेकिन वो गलत था। अचानक 4 काली एसयूवी उसकी कार के सामने आकर रुकी। हिटमैन बाहर निकले। उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई धमकी नहीं दी। उन्होंने बस गोली चला दी। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। 50 गोलियां, 50 झूठों के लिए। जब गोलियां रुकीं, डेविड इंसान नहीं बचा था। बस एक गलती की याद बची थी। मैं आईसीयू के बाहर खड़ा था। मेरे कपड़े अब भी जेनिफर के खून से सने हुए थे। ऑपरेशन खत्म हो चुका था। वो जिंदा थी, लेकिन कोमा में। डॉक्टरों को नहीं पता था कि वो कभी जागेगी भी या नहीं। आयशा धीरे धीरे मेरे पास आई। पहली बार वो इंसान जैसी लग रही थी। मुझे माफ कर दो, रॉय, उसने धीमे से कहा। मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था वो कैंसर से लड़ रही थी। मुझे नहीं पता था वो तुमसे इतना प्यार करती है। उसने मेरी आंखों में देखा। लेकिन मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। फर्क क्या है उसके प्यार और मेरे प्यार में? मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। मेरी आंखें सिर्फ आईसीयू के शीशे पर टिकी थीं। कोई फर्क नहीं है आयशा। तुम दोनों अपने अपने तरीके से सही हो। लेकिन तुम्हें हमेशा यकीन था कि मैं तुम्हारा हूं। तुम्हारे पास मुझे रोकने की ताकत थी। लेकिन वो डरी हुई थी। उसे पता था वो मर रही है। इसलिए उसने मुझे खुद से दूर धकेला, ताकि मुझे उसे मरते हुए न देखना पड़े। मैंने अपना सिर ठंडे शीशे पर टिका दिया। 4 महीने तक मैंने उसके साथ कूड़े जैसा व्यवहार किया। जब वो मर रही थी, मैं उसका दिल तोड़ रहा था। मुझे खुद से नफरत है आयशा। इतनी नफरत कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हार्ट मॉनिटर की लगातार बीप कमरे में गूंज रही थी। मैं अस्पताल के फर्श पर बैठ गया, एक टूटा हुआ राजा, खून से सने सूट में। मैंने एक दुनिया जीत ली थी। मैंने एक भगवान बना दिया था। लेकिन मैं उस एक लड़की को नहीं बचा पाया, जिसने अपनी आखिरी सांसें सिर्फ इसलिए दी ताकि वो मुझे आखिरी बार मुस्कुराते हुए देख सके। मैंने अपनी उंगलियों में पहनी उन 2 अंगूठियों को देखा। एक जुनून से पैदा हुई थी, दूसरी बलिदान से। और उसी पल मुझे एहसास हुआ, कुछ जीतें हर हार से ज्यादा भारी होती हैं।